हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपके सामने इस कार्यक्रम में हम वो इन्फॉर्मेशन, वो ख़बरें लाते हैं जो आपको दूसरे रास्तों से, दूसरे टेलीविज़न चैनल से या अखबारात से नहीं मिलती, और वो ख़बरें जो ख़बरों के पीछे की ख़बर होती है वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पिछले संडे को जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लाठी डंडों के साथ तकरीबन 100 लोग बताए जाते हैं वो हॉस्टल्स में घुसे और मारपीट शुरू की स्टूडेंट्स के साथ। जो बच्चे पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, जो भी अपने काम कर रहे थे, उन्हें डिस्टर्ब किया गया और बहुत से विमेन स्टूडेंट्स को, लड़कियों को भी काफ़ी हद तक ज़दोकोब की ख़बरें हैं। कुछ लोग ज़ख्मी हैं, उसमें प्रोफेसर और स्टूडेंट्स दोनों ज़ख्मी हैं, जिनके बारे में एम्स और सफदरजंग अस्पताल में उनके इलाज हो रहे हैं। अभी जो कुछ हो रहा है और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, यहाँ तक बात कैसे पहुँची, ये समझने के लिए ये CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट जो है वो अपनी जगह वो हो रहा है, आज भी हो रहा है, उससे पहले भी हो रहा था। लेकिन ये ख़ास तरीक़ा ऑपरेशन का, जिस तरह से हमला हुआ, यहाँ तक हालात कैसे बने, क्या हुआ, ये अभी तक लोगों को मालूम नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट वदूद साजिद साहब, जो हालात को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। इनकी अपने ज़ाती सोर्सेज भी हैं जिससे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती हैं, और बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठी करके कुछ वो चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं जो अभी तक हमें नहीं मालूम थी। वदूद साजिद साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप हमें वक्त देते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप बताइए कि ये आखिर JNU में इतना बड़ा वाक़या, इसे हादसा कहा जाए, वाक़या कहा जाए, हमला कहा जाए, दंगा कहा जाए, कुछ भी कहें कम है शायद। इस तरह से हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है। आखिर ये कैसे हुआ और यहाँ तक हालात कैसे पहुँचे? देखिए, बहुत तफसील से आज मैं अपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के नाज़रीन को कुछ बातें बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं, लेकिन बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा। हर पॉइंट बहुत अहम है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जैसे कि जाहिर है, नाम से जाहिर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है जी। तो इस हुकूमत को पंडित जवाहरलाल नेहरू के हर काम से चिढ़ है, और बल्कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से ही चिढ़ है जी। तो अब एक मजाक बन गया है पूरी दुनिया में कि अगर कहीं कोई नाला, कोई मेन होल ओवरफ्लो कर जाता है तो उसमें भी लोग मजाक में कहते हैं कि ये तो नेहरू की वजह से हुआ जी। यानी इस हुकूमत ने नेहरू को इतना बदनाम किया, यानी एक तरह से गाली बना दिया जी। तो अब ये समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है इस माना में कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत समझदार, ज़हीन और इश्यूज़ को समझकर उन पे बात करने वाले हैं। ख़ास तौर पर जो कौमी सतह के इश्यूज़ होते हैं, कौमी मसाइल होते हैं, जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उन पर वो खुलकर बात करते हैं। ये एक रिवायत है और ये पिछले 50 साल से चली आ रही है, और ये बड़ी हेल्दी रिवायत भी है। हेल्दी रिवायत है। हर नज़रिए को एक स्पेस मिलना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए, और ये कोई आज से नहीं है। और नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का अपना जो रवैया रहा है, जो बिहेवियर रहा है और जो बर्ताव रहा है अपने इन स्टूडेंट्स के साथ, जो मुख्तलिफ़ ख़यालात के होते हैं, जिनको आप लेफ़्ट भी कह सकते हैं, राइट भी कह सकते हैं, सेंटर भी कह सकते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन हम आज किसी को बांट के बात नहीं करेंगे। तो लेकिन वहाँ मुख्तलिफ़ ख़याल के स्टूडेंट्स होते हैं, सब आपस में डिस्कशन करते हैं जी। वो डिस्कशन के लिए मशहूर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अपने मुज़ाकरात के लिए मशहूर है और डायलॉग के लिए मशहूर है। इश्यूज़ पर वहाँ डायलॉग होते हैं, वहाँ इश्यूज़ पर लाठी डंडा नहीं चलता जी। जैसा कि और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में होता रहा है, लेकिन वहाँ बिल्कुल नहीं, पिछले 50 साल में बिल्कुल नहीं हुआ जी। तो फिर अब क्यों हो रहा है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसलिए हो रहा है कि 2014 मई 2014 के बाद जो हमारे मुल्क में इक़्तिदार की, यानी कि पावर की जो तब्दीली आई और जो लोग भी हुकूमत में आए, उन्हें चूँकि जवाहरलाल नेहरू के हर काम से चिढ़ है, उनके नाम से चिढ़ है, लिहाजा
इस यूनिवर्सिटी से ख़ास तौर पर चिढ़ हो गई क्योंकि इसके स्टूडेंट्स हर मामले में सवाल उठाने लगे थे। जी जी जी। सवाल हमारी हुकूमत को पसंद नहीं है। और कन्हैया कुमार एक मशहूर वाकया हुआ तो जो एक मशहूर वहाँ का लीडर निकला कन्हैया कुमार, जिसको अब तो खैर पूरा मुल्क क्या पूरी दुनिया जानती है। जी जी जी। वो वहीं से निकला और उसकी पिटाई हुई, उसको यहाँ तक के 30,000 कोर्ट कैंपस में वकीलों ने मारा। जी जी जी। यानी आप देखिए हैरत की बात। तो खैर वो एक बहुत बड़ा वाकया है, मैं आज इसी पे अपने आप को मरकूज़ करूँगा। तो अब ये है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को हर सतह पर या तो बंद करना था, सोशल मीडिया पे एक ऐसी मुहिम चली शट डाउन JNU, और ये वो लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करते हैं और जिनको प्राइम मिनिस्टर फॉलो करते हैं, जो ये शट डाउन मुहिम जो चला रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, जी जी। जो लोग शट डाउन JNU मुहिम चला रहे हैं। तो अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि शट डाउन का कोई प्लान नहीं है। तो प्लान है तो इसलिए खामोश हैं जी। तो खैर अब वहाँ ताज़ा मामला क्या है? ये जो पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं CAA के ख़िलाफ़, मौजूदा JNU के मौजूदा हंगामे का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी जी। उससे पहले वहाँ पे प्रोटेस्ट, बल्कि वहाँ पिछले 60-70 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। किस सिलसिले में? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में एक ऐसी मशहूर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जी जी जी, पूरी दुनिया में एक ऐसी मशहूर यूनिवर्सिटी है कि जहाँ गरीब तर यानी गरीब से गरीब लोग, लेकिन ज़हीन लोग, मेटोरियस लोग, वो वहाँ स्टडी करते हैं, हायर स्टडी के लिए आते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी हस्तियाँ बनते हैं। जी। इस हुकूमत में भी हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं S जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर, और जो हमारी इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन, ये दोनों JNU के प्रोडक्ट हैं। जी जी जी। तो वहाँ से बड़े बड़े नाम निकल के आए। तो ये एक वाहिद यूनिवर्सिटी है और हिंदुस्तान की ये तीसरे नंबर की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। जी जी। यहाँ 8,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिनमें से 40 से 50% स्टूडेंट बहुत गरीब, दलित, पसमानदा, माइनॉरिटी और पिछड़े तबकों से और ट्राइब से यहाँ से आते हैं पढ़ने, और फिर वो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत बन के निकलते हैं। वजह क्या है कि फ़ीस बहुत कम है। ये जो मौजूदा VC साहब हैं जगदीश कुमार, इनका रोल जब से ये आए हैं बहुत ही मशकूक, सस्पेक्टेड, सस्पिशियस रहा है। ये क्या करते हैं, एक तो ये स्टूडेंट से नहीं मिलते चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। यानी अब स्टूडेंट, हमारी जो स्टूडेंट यूनियन की लीडर है उसका सर फट गया है, 16 टांके लगे हैं, लेकिन ये उससे मिलने नहीं गए। जी जी। इनसे पूछा कि सर क्या आप जख्मियों से मिले, तो उन्होंने कहा कि माई ऑफिस इज ओपन फॉर 24 आवर्स, मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला है। कोई आए मुझसे मिलने आए, मैं नहीं जाऊँ। कितनी इनसेंसिटिव बात है ये। एक तो फीस में इजाफे के खिलाफ, यानी फीस में बढ़ोतरी के विरुद्ध ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब फीस भी काफ़ी बढ़ाई गई है, फीस बहुत बढ़ाई गई जो गरीब के बस की नहीं है। जी जी। यानी जिस गरीब, मैं आपको क्या बताऊं, डिटेल में जाने का आज वक्त नहीं है। हाँ। जो गरीब, मेरे पास मवाद बहुत है असल में, जो गरीब महज 4 या 5 हज़ार रुपये कमा रहा है महीने में, वो अपने बच्चे को यहाँ 2,000 रुपये महीना भेजता है। उसमें उसको फीस भी देनी है, हॉस्टल की भी देनी है, खाना पीना भी करना है। अब अगर आप उसको एकदम 6,000 कर दोगे, वो बेचारा कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? तो मैंने स्टूडेंट्स को रोते हुए देखा है टीवी चैनल्स पर, काज़मी साहब, कि अब हमारे अब्बू क्या कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे, तो हम स्टडी छोड़ देंगे। तो इस और हुकूमत का काम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का होता है, नई नस्लों को इस काबिल बनाने का कि देश अच्छा चला सकें। उसके लिए बाकायदा वेलफेयर स्टेट की जो बुनियाद है उसमें फ्री एजुकेशन तक की है। बहुत मुल्कों में फ्री एजुकेशन है, यहाँ हमारे यहाँ अब सब कुछ, चूँकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कुछ ना कुछ पॉलिटिकल लोगों के पैसे के लगे हुए हैं, बहुत पूरे मुल्क में आप देखिए। अब तो हर चीज़ प्राइवेटाइज होनी चाहिए। आपकी जो ट्रेनें हैं, कुछ महीनों बाद 150 ट्रेनें प्राइवेट एंटिटीज की चलेंगी। हाँ, अब वो तो 150 तो अब शुरुआत है, फिर सारा ही देना है, वो तो सारा ही देना है। मैं कह रहा हूँ तो यानी आप खुद अपनी आने वाली नस्लों को इस काबिल नहीं बनाना चाहते कि ये मुल्क बेहतर चल सके। इससे घटिया हुकूमत का काम क्या हो सकता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही तकलीफदेह बात है। तो जो फीस में वृद्धि के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब प्रोटेस्ट बहुत लंबा हो गया, VC बात करने नहीं आए, तो HRD मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग बुलाई, हाई पावर मीटिंग, जिसमें खुद HRD मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हायर एजुकेशन बैठे। उसमें VC साहब नहीं आए। यानी आप उनकी रौनक की बात देखिए
कि और उनका इंतज़ार होता रहा, वो नहीं आए। तो खैर उसमें एक फार्मूला तय हुआ स्टूडेंट्स यूनियन के दरमियान, एचआरडी मिनिस्ट्री के दरमियान, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के दरमियान के 3-4 पॉइंट हैं, उन पे अब जाने का वक्त नहीं। वो तय हुआ, स्टूडेंट मान गया कि ठीक है साहब फौरी तौर पर ये कर दीजिए और बाद में हम वीसी साहब से बात करेंगे तो हो सकता है कि मसला और हल हो जाए। वीसी साहब को कहा गया कि आप ये 3 पॉइंट हैं, इन पर आप अमल कीजिए। वीसी साहब ने सिर्फ एक पॉइंट पे अमल किया, बाकी किसी पॉइंट पे अमल नहीं किया, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री की मीटिंग को ठुकरा दिया। जी जी, यानी उन्हें ऊपर से कहीं ना कहीं से इतनी ताकत मिली हुई है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पैट्रोनेज ऐसी मिली हुई है कि वो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। हत्ता कि इसी हुकूमत की मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, देखिए ऑफिशियल्स में और पॉलिटिकल लीडर्स में फ़र्क होता है। जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आईएएस वगैरह जो पढ़ करके आते हैं कंपटीशन में, वो उनका अपना आम तौर पर कोई पॉलिटिकल लीनिएज नहीं होता और नहीं होना चाहिए, हालांकि हालात उसमें भी ख़राब हो रहे हैं। अब अगर उसी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स कोई सोल्यूशन निकाल करके दें, वो भी वाइस चांसलर नहीं सुन रहे, यानी उनको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों की पैट्रोनेज शरण मिली हुई है कि आप जितना चाहें सख्त हों, आप आज़ाद हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक पहलू है। तो इसी चक्कर में यानी वीसी साहब नहीं पहुँचे, इसी चक्कर में एक सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र भी हो गया एचआरडी में, दूसरे सेक्रेटरी साहब आ गए, लेकिन वीसी साहब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो वीसी साहब को ये पता चला है, आज इंडियन एक्सप्रेस की भी रिपोर्ट है, वीसी साहब को बाकायदा एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा कि या तो आप ये जो फार्मूला तय हुआ है इस पर अमल करें या फिर आप इस्तीफ़ा दें। वीसी साहब पर कोई असर नहीं हुआ। जी। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, मैं बहुत जल्दी आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पॉइंट्स हैं जी जो आपको समझना पड़ेगा। एक रिटायर्ड फौजी हैं जनरल जीडी बख्शी, जी, जो अक्सर टेलीविजन चैनलों पर, आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीविजन चैनल पर यूट्यूब पर जीडी बख्शी लिखकर जरूर देखिएगा। अर्नब गोस्वामी की डिबेट में जरूर आते हैं। बड़ी बड़ी मूछें हैं। अर्नब गोस्वामी जो खास एक काम कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, हमेशा झगड़े फसाद बढ़ाने की बात, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, रोजाना उसी में पूरे मुल्क को उलझाए रखते हैं। और जब मुसलमान, अयोध्या या जेएनयू या लेफ्ट इसके ताल्लुक से कोई बात होती है तो जनरल जीडी बख्शी का चेहरा देखने के लायक होता है। जी। यानी उनके मुंह से झाग निकलते हैं और दांत पीस के बात करते हैं, बहुत गुस्से में करते हैं। तो उनका जेएनयू में क्या रोल है, ये बताइए। अब ये सुनिए कि 2014 के बाद जेएनयू में उनका आना जाना बढ़ा, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उनको बुलाया गया। उसके बाद अचानक सितंबर 2019 में एक खबर आती है कि सिक्योरिटी जेएनयू की जो सिक्योरिटी अभी है, 3 महीने पहले जेएनयू की जो सिक्योरिटी है वो जनरल जीडी बख्शी को दे दी गई है। जी। इस पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ और तलबा ने बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया। उसके बाद अब जो एजेंसी है वहाँ यानी जिसकी सिक्योरिटी है वो रिटायर्ड फौजियों की एजेंसी है, लेकिन अब उसमें वेबसाइट पर कहीं जनरल जीडी बख्शी का जिक्र नहीं है, यानी वो फौरन हटा दिया गया है। जी। लेकिन हैं जनरल, हैं वो हैं पीछे बैकग्राउंड में पीछे है, से। बैकग्राउंड। तो अब आप ये देखिए कि वहाँ 500 लोग सिक्योरिटी के लिए पिछले 10 साल से जेएनयू में काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, उनके बच्चे वहाँ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सब कुछ उनका वहीं हो गया। अचानक उनको 18 सितंबर 2019 को एक ज़बानी ऑर्डर दिया जाता है कि कल से आपकी सर्विसेज ख़त्म। अब 500 को हटाकर 270 रिटायर्ड फौजियों को रखा गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिटायर्ड फौजियों का क्या काम? जी। उनको तो कहीं ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दाना हमले का खतरा हो। कोई सिक्योरिटी का ऐसा मसला हो। बैंकों में लगाइए, सरकारी दफ्तरों में लगाइए। और सरकार खुद क्यों उन्हें एब्जॉर्ब नहीं करती? जी बिल्कुल। उनकी बड़ी खिदमत है। अगर वो इस लायक हैं और अगर वो इस लायक हैं, बिल्कुल। तो ये जेएनयू साहब ने इनको रख लिया, जेएनयू के वाइस चांसलर साहब ने। मैं मजाक में जेएनयू साहब कह रहा हूँ। जी। अब आप देखिए कि जेएनयू में लाइब्रेरी पर 4 करोड़ रुपए साल में खर्च होता है जी, लेकिन सिक्योरिटी पर 17 करोड़ रुपया खर्च होता है साल में जी। अब आप ये बताइए कि यूं कहा गया कि साहब ये बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। सवाल ये है किससे निपट सकते हैं? स्टूडेंट से या चोरों से, डाकुओं से या नकाबपोश गुंडों से? अगर वाकई इसलिए रखा गया था तो ये सिक्योरिटी जो रिटायर्ड फौजी हैं ये आर्म्ड गुंडों से क्यों नहीं निपटे? उन्हें क्यों अंदर आने दिया? या उन्हीं की मर्जी से आए थे वो? और अगर इन्होंने आने दिया
तो शुबा पैदा होता है कि इनको इसीलिए रखा गया था। जी जी बिल्कुल। वरना पिछले 10 साल में जो 500 फौजी थे, उनके दौरान 500 जो दूसरे सिक्योरिटी वाले थे जिनको निकाल दिया, जो अब कोर्ट में चले गए, और अभी तक कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, तो उनके ज़माने में तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं जल्दी जल्दी आता हूँ। तो खैर ये था। अब जो सवाल अहम करना है, कोई टेलीविज़न चैनल नहीं कर रहा है कि जब एक एक स्टूडेंट को आई कार्ड देकर अंदर भेजा जाता है JNU के, और एक एक पढ़ाने वाले को भी कार्ड देकर मैं गया हूँ कई बार, तो बाकायदा रुक करके ID एंट्री, बाकायदा नाम नंबर, और किससे मिलने जा रहे हैं उसको फ़ोन करके पूछते हैं। बिल्कुल। तो ये जो 50-60 गुंडे थे नकाबपोश, जिनके हाथों में हथियार भी थे, धारदार हथियार थे, इनको कैसे जाने दिया गया? तो इस सिक्योरिटी से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? जी जी। ये पुलिस से भी पहले कसूरवार ये सिक्योरिटी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा कि अभी तक जो JNU एडमिनिस्ट्रेशन का वर्जन आया है इस पूरे एपिसोड के ताल्लुक से, वो बहुत ही कंट्राडिक्टरी है। VC साहब जो हैं वो कुछ और कहते हैं, रजिस्ट्रार कुछ और कहते हैं, PRO कुछ और कहते हैं, प्रोक्टर साहब कुछ और कहते हैं, पुलिस कुछ और कहती है। अच्छा। तो अब पुलिस के 2 वर्जन आए हैं। हाँ, 2 बयान आए हैं। 2 बयान आए हैं। पुलिस जो है पुलिस के 2 कमेटियां जांच कर रही हैं। तो अभी जो आर्जी जांच आई है, एक ने तो ये रिपोर्ट दी है, यानी पुलिस की एक कमेटी ने, कि साहब यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी को पूरे दिन से झगड़े की सूरत थी। अच्छा। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने की बात है। उन्होंने बताया है कि दिन में 2:30 बजे से ही, 5 जनवरी को दिन में 2:30 बजे से ही नकाबपोश गुंडे दाखिल होना और जमा होना शुरू हो गए थे। ये पुलिस की रिपोर्ट है, आज की इंडियन एक्सप्रेस में है। जी जी। और पुलिस ने ही बताया है कि 2:30 बजे से 6 बजे के दरमियान कैंपस के अंदर से 100 नंबर पर 23 कॉल की गई। जी जी जी। इस दौरान VC साहब कहाँ थे? VC साहब कहते हैं मैं 24 घंटे कैंपस में ही रहता हूँ। अच्छा, अगर दिन में 2-2:30 बजे से टेंशन थी तो तब तो सिक्योरिटी का इंतजाम और बेहतर हो सकता था, ज़्यादा निगरानी की जा सकती थी। ज़्यादा निगरानी की जा सकती थी। और जो खुद JNU की सिक्योरिटी है, वो भी अगर चाहती तो इन 50-60 पे काबू पा सकती थी। सारे गेट बंद करके 270 आर्मी के जवान कम होते हैं। हाँ। जिनको ट्रेनिंग ही इस बात की होती है। बिल्कुल। 270 आर्मी के जवान 70 नकाबपोश गुंडों को नहीं पकड़ सके। तो अब देखिए, उसके बाद आप ये देखिए कि VC साहब फरमाते हैं कि मैंने पुलिस को कह दिया था कि भाई गेट पे रहना और सूरत हाल कभी भी ख़राब हो सकती है। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने फिर जल्दी से क्यों पुलिस को नहीं बुलाया? तो आप क्या फरमाते हैं कि देखिए, हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हमारी सिक्योरिटी से ही मसला हल हो जाए। VC साहब, आपकी सिक्योरिटी से मसला हल हो सकता तो वो 50-60 नकाबपोश गुंडे अंदर ही क्यों आते? बिल्कुल बिल्कुल। दरवाजे से कैसे एंटर कर गए? आपको पुलिस को फौरन बुलाना चाहिए था। रजिस्ट्रार साहब ये फरमाते हैं कि हमने तो 5:30 बजे ही पुलिस को कह दिया था। लेकिन यही रजिस्ट्रार साहब हैं जिन्होंने 7:45 बजे पुलिस को अंदर आने का इजाजतनामा सौंपा। तो पुलिस बगैर इजाजत के कैसे आ जाती? लेकिन यही पुलिस जामिया मिल्लिया में यही पुलिस बगैर इजाजत के घुस गई। आज जो हमारा इशू नहीं है, वरना उस पर बहुत बात हो सकती थी। तो अब आप, लेकिन कंपेयर तो बहरहाल हमें करना ही चाहिए कि आखिर JNU में दिल्ली पुलिस का रवैया ये क्यों, और जामिया में ऐसा रवैया क्यों? ये दोनों ये खुद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के जिम्मेदार हैं या बिगाड़ने के जिम्मेदार हैं? अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जिसको आपको फिर वापस जाना चाहिए उसी पहलू पर। मैं जो वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी है काज़मी साहब, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। और चाहिए कि तमाम अखबारात, चैनल, पुलिस, एजेंसीज सब उस पर फोकस करें। देखिए, ये जो जनरल GD बख्शी साहब हैं, ये IIT मद्रास में भी पहुँच गए। 2014 के बाद इनकी खूब खातिर तवाज़ो होने लगी यूनिवर्सिटियों में। और ये तो अलीगढ़ भी ये जो टेलीविजन चैनलों पर ये खिदमत करते हैं, उसका पेमेंट इन्हें कहीं दूसरे रास्ते से सरकार कंपेंसेट करती है। ये तो अलीगढ़ भी जा रहे थे, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट ने हंगामा किया, नहीं इनको आने दिया। जी। ये तो यानी जो कुछ आप टेलीविजन पर उनकी खिदमत देखते हैं इस हुकूमत के लिए, उसके बदले में हुकूमत मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें फ़ायदा पहुँचाने का इंतज़ाम करती है, जिसमें JNU सिक्योरिटी भी दिया जाना आपके सामने। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे कॉलेजों में जा चुके हैं। जी। और वहाँ कई स्टूडेंट्स ने इनकी खबर ली है अच्छी खासी।
तो चूंकि वहाँ हर जगह जाके ऐसी बातें करते हैं, जी जी, मुसलमानों के खिलाफ करते हैं। हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ, IIT मद्रास का एक स्टूडेंट है अभिनव सूर्या, अच्छा, उसने एक लेटर लिखा अपने वाइस चांसलर को, जनरल GD बख्शी के खिलाफ। बहुत लंबा लेटर, 2.5। तो ये वहाँ जाते रहते हैं वहाँ इन्होंने लेक्चर दिया। अच्छा, तो उसने एक लेटर लिखा और उसमें ये लिखा, मैं 2 लाइनें बस पढ़ के सुनाऊंगा चूँकि टाइम बहुत कम है। उसने लिखा कि आई एम स्टिल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट द इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन प्लेटफॉर्म टू सच ए स्पीच फिल्ड विद हेट्रेड इंस्टिगेटिंग वायलेंस अमंग द स्टूडेंट्स। बस इसका मैं हिंदी तर्जुमा में बता रहा हूँ आपको हिंदी में। ये जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है अभिनव सूर्या, इसने अपने वाइस चांसलर को लिखा कि मैं ये अब तक समझने में नाकाम हूँ, फेल हूँ कि आपने इतना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म एक ऐसे आदमी को क्यों दिया कि जिसकी पूरी तकरीर जहर से भरी हुई है, नफरत से भरी हुई है और आपस में स्टूडेंट्स को उकसाने वाली है। यानी स्टूडेंट्स आपस में भिड़ पड़े। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनका क्या स्टाइल होगा और इनके ज़रिए जो रखवाई गई सिक्योरिटी है उसका क्या स्टाइल होगा। क्या इस सिक्योरिटी में एजेंसी इंटेलिजेंस के लोग नहीं हो सकते कि जो हर आने जाने वाले स्टूडेंट पर, पॉलिटिशियंस पर और उनके खैर खाओं पर, यानी उनके वेल विशर्स पर नज़र रखें? जी, और वो पूरी रिपोर्ट कहाँ नहीं पहुँच रही होगी। भाई मैं अभी 2-3 दिन पहले विजुअल देख रहा था, क्योंकि विजुअल में बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का बहुत अच्छा मौका होता है। सीताराम येचुरी अभी 2 दिन पहले जब वहाँ गए थे, 3 दिन पहले जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे मीडिया के सामने, तो उनके आसपास जो सिक्योरिटी लोग खड़े थे उनमें ज़रूर वो होंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। वो उनकी नजरें देखने वाली थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर उनका बस चले तो वो बाइक छीन लें, इस हद तक ये लोग पेनिट्रेट किए हुए हैं। और बस ये कि चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है और कभी कभी थोड़ी सी आज़ादी भी दिखा दी जाए, इसलिए उन्हें बोलने दिया, नहीं तो उससे अलावा कई लोगों के साथ मैन हैंडलिंग हुई है। जी हाँ, मैं 2 छोटी चीज़ें और बताता हूँ, 2-3 पॉइंट रह गए। हाँ, अगर आप इजाज़त दें। हाँ, बिल्कुल। एक तो जो स्टूडेंट यूनियन की बहुत अहम मसला है, इसे समझना बहुत जरूरी। जो स्टूडेंट यूनियन की लीडर है आयशी घोष, कलकत्ता की है, उसको इस कदर मारा गया कि उसके सर में 16 टांके आए हैं। उसके बावजूद वो इतनी बहादुर बच्ची है कि वो नेक्स्ट डे उठकर फिर आ गई और वो प्रोटेस्ट में है। उसी के खिलाफ 5 जनवरी को वायलेंट प्रोटेस्ट करने के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। 2 FIR। और वो जो 50-60 नकाबपोश गुंडे, वो 270 आर्म्ड तजर्बेकार फौजियों की निगरानी के बावजूद निकल गए, पुलिस के बावजूद निकल गए, उनमें से एक का पता नहीं लग पा रहा है। अब मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 15 दिसंबर को जो पुरअमन मुजाहरा हुआ, यानी पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की सबके सामने है। जी, बिल्कुल। बगैर इजाज़त के जामिया के अंदर घुस गई सबके सामने। जी। दहशतगर्दों की तरह उन बच्चों के हाथ उठवाकर बाहर लाया गया, उन्हीं के खिलाफ, और उनको कितनी देर तक बंद रखा गया थानों, बड़ी मुश्किल से। लाइब्रेरी में और बाथरूम्स तक भी, लाइब्रेरी में, बाथरूम में लड़कियों को मारा पीटा गया। अब उसके बाद फिर अलीगढ़ में हुआ। अलीगढ़ में तो बहुत बुरा हाल हुआ। अलीगढ़ के वाइस चांसलर साहब ने, जिन्होंने ये कहा कि मैंने पुलिस को बुलाया था, अब काज़मी साहब एक अच्छी तब्दीली आई है, मुझे इत्तला मिली है, मेरे पास वो लेटर भी आ गया है कि VC साहब को कुछ वो हुआ है, रिपेंटेंस, ये तकलीफ हुई है। और अब वो शर्मिंदा हैं। तो उन्होंने एक सर्कुलर जारी करके स्टूडेंट से माफ़ी मांगी एक तरह से, और कहा है कि ये गलती थी पुलिस को अंदर बुलाना, हम आपस में हल कर सकते थे। और उन्होंने जो जख्मी स्टूडेंट्स हैं, किसी को 50,000 से किसी को 1 लाख से मदद भी की है। अच्छा। और अपने खर्चे पे, यूनिवर्सिटी खर्चे पे उनके घर भी भिजवाया है, इलाज भी करा रहे हैं। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 30,000 स्टूडेंट्स रह के पढ़ते हैं वहाँ। बड़ी यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल। जामिया में 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स रिहायशी हैं। JNU में भी 8 हज़ार हैं। और जामिया की जो VC साहिबा हैं, हालांकि उन्होंने पुलिस को, उनका कहना है पुलिस को इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन चूँकि उनके ताल्लुकात हुकूमत से हैं, RSS से हैं, तो शक यही था कि उन्होंने पुलिस को बुलाया या उन्होंने ढील बरती। लेकिन बाद में उन्होंने भी ज़ख्मी तलबा से मुलाकात की, बात की, उनकी मदद की। लेकिन ये जो JNU के VC साहब हैं, जगदीश कुमार, ये HRD मिनिस्ट्री के कहने के बावजूद ना मीडिया से बात कर रहे हैं। HRD मिनिस्ट्री ने अभी एक सर्कुलर उनको भेजा है, उनको कहा है कि या तो आप मीडिया से बात कीजिए और वरना इस्तीफा दीजिए, तो वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या बड़ी चीज़ है वो। तो उनके खिलाफ एक तो VC के खिलाफ कार्रवाई होनी ज़रूरी है, और एक ये जो सिक्योरिटी है
इसके खिलाफ कार्रवाई होनी ज़रूरी है। सिक्योरिटी बदल देनी चाहिए, जो इतनी नाकारा सिक्योरिटी है। बाकी अब तक जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा, पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है, दोनों कमेटी ने अच्छी रिपोर्ट है। मुझे ये कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं कि पुलिस ने खासी अच्छी मजबूत रिपोर्ट बनाई है। जो परमानेंट जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो क्या होगी नहीं मालूम। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक वो दूसरी FIR भी दर्ज की है, वो भी उनकी तरफ से जो विक्टिम्स हैं उन्हीं के खिलाफ की है। ये एक जुल्म है भाई, नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म है वो। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ ऑफिसर्स अच्छे होते हैं तो वो अपना काम करते हैं। अब आप देखिए, बस एक आखिरी चीज़ कि 2017 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ स्टूडेंट्स पर जो है ना ताकत का इस्तेमाल किया था VC ने। वो क्या कर रहे थे, वो एक प्रोफेसर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उसने एक लड़की का जो है ना एक्सप्लॉयटेशन किया था, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो उसको जो है ना जामिया के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के VC को HRD मिनिस्ट्री ने फोर्स लीव पर भेज दिया था, यानी कि ज़बरदस्ती छुट्टी पर। कहा था कि आप छुट्टी पे जाइए, वरना इंक्वायरी नहीं हो सकती। लेकिन JNU में ऐसा क्या है कि आप इनको फोर्स लीव पर भी नहीं भेज रहे हैं, वो आपका कहना नहीं मान रहे हैं, ना रेजिग्नेशन दे रहे हैं, ना अपना रवैया बदल रहे हैं, ना मीडिया से बात कर रहे हैं, ना स्टूडेंट से मिल रहे हैं, और कह रहे हैं कि यानी वो जख्मी स्टूडेंट जिसका सर फटा है और वो जो सुचारिता सेन 45 साल की हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर हैं। जी। उनकी किताब प्रोफेसर हैं, उनकी किताबें हैं, उनका सर फटा है। वो और ये लड़की आयशा घोष, ये मिलकर दोनों VC साहब के दरबार में हाजिर हो, कहें कि हुजूर हमसे गलती हो गई, हमारा सर फट गया। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने इश्यूज और डिटेल्स बताई। इस सब के नतीजे में जो कुछ वदूद साजिद साहब बता रहे हैं, एक बुनियादी चीज़ तो हम समझ सकते हैं कि RSS का नज़रिया, जो BJP का नज़रिया, जो बाहर से इशारों पर हमारे यहाँ के बच्चों को काबिल ना बनने देने की कोशिश, उस सब में ये लोग बच्चों को और कमज़ोर तबके के बच्चों को देखिए, कमज़ोर बच्चों को तो यानी कमज़ोर तबकों को तो मजबूत करने के लिए आपको रिजर्वेशन देना पड़ता है। बहुत से कानून हैं। आप बच्चे को पढ़ने नहीं देना चाहते, यानी आप बिल्कुल उसे लेबर ही रखना चाहते हैं। क्या ये दलित या पिछड़े या माइनॉरिटी क्या आपकी लेबर ही बनने के लिए रहे हैं? ये बात समझने की है। और मैं चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स कुछ चीज़ें देखता हूँ, अमेरिकन्स, उनका तरीका यह है कि वो 10वीं जिसे हाई स्कूल कहते हैं, 12वीं क्लास को, तब तक उसे मजदूर बना चुके होते हैं। हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग जा पाते हैं। यही हालत हमारे यहाँ बनाना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ भारत की दुनिया भर में पहचान ये रही है कि हमारे यहाँ के बच्चे मैथ्स में अच्छे होते थे, हमारे यहाँ के बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अच्छे होते थे, हमारे यहाँ के बच्चों का इंग्लिश ग्रामर अच्छा होता था। लेकिन पूरी दुनिया में अमेरिका में और यूरोप में जहाँ आप जाते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ाते हैं बाकायदा उन अंग्रेज़ों को जिन्हें हम पढ़ा लिखा समझते हैं गोरी चमड़ी होने की वजह से। सिर्फ ऐसा नहीं है, लेकिन अब हमारे नई नस्लों को भी इसी तरह से बर्बाद करने का इंतज़ाम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटियों में सीटें नहीं बढ़ाई, पिछले 20-30 साल में यूनिवर्सिटियों की सीटें नहीं बढ़ाई, प्राइवेट कॉलेज दुकानें खुलवा दी, चूँकि उनमें पॉलिटिशियंस का इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल ऐसा ही अस्पतालों का हाल हुआ, ऐसे ही यूनिवर्सिटियों का। सब जगह इस तरह से अवामी जो वेलफेयर स्टेट की जो खूबियाँ हो सकती थी वो तमाम ख़त्म की जा रही हैं, और नई नस्ल पढ़ी लिखी ना हो, काबिल ना हो, आपसे सवाल ना कर सके, ऐसी बना दी जाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। पूरे मुल्क को इस पर डिबेट करने की ज़रूरत है। मैं चूँकि इसको बहुत नज़दीक से देखता हूँ, बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। एक गरीब का बच्चा कैसे ग्रेजुएशन के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर सकता है? एक गरीब का बच्चा कोई इंजीनियर बनने के लिए कैसे 10-20 लाख रुपए खर्च कर सकता है? लेकिन मजबूर किया जा रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो करें, हमारे पेज को लाइक करें, और ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।